नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 13 मई 2023 और आज जो है MTS का एग्ज़ाम नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे जो है 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं और आने वाले शिफ्ट में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको फ़ायदा पहुँचेगी। जो भी लेटेस्ट ट्रेंड में क्वेश्चन पूछेंगे उन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बनाया जाता है। तो जिनको भी आगे MTS का एग्ज़ाम देना है या आने वाले समय में CHSL का एग्ज़ाम देना है, CGL का एग्ज़ाम देना है, सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए जो भी क्वेश्चन TCS के द्वारा सेट किए जाते हैं उनके पैटर्न में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि CGL है तो थोड़ा वेटेज, थोड़ा भारी क्वेश्चन, और जो MTS है तो थोड़ा लो क्वेश्चन, ठीक है। और कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, तो एक क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड फैक्ट बन पड़ते हैं सभी का जिक्र करता हूं, तो ये आपके लिए फ़ायदे की ही बात होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, देव दिवाली का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए एक तो दिवाली होता है, ये इंडिया में जो है लगभग हर स्टेट में मनाया जाता है, साथ ही साथ विदेशों में भी कहीं कहीं दिवाली की त्यौहार मनाई जाती है। एक है आपका देव दिवाली। ये देव दिवाली का त्यौहार जो है ये उत्तर प्रदेश में काशी घाट यानी बनारस में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके CGL 21 में पूछा गया है, वहीं से मैंने इसे पिक किया है, ठीक है। तो देव दिवाली का त्यौहार आप ज़रूर याद रखें, उत्तर प्रदेश के बनारस या काशी में मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है दिवाली के बाद मनाया जाता है, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे। कार्तिक पूर्णिमा जो है दिवाली से लगभग 14 या 13 दिन के बाद जो है आती है। इसके अलावा इस रोशनी के त्यौहार को, ये मतलब इस त्यौहार को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है या देवताओं का दिवाली कहा जाता है। इसका नाम ही है देव दिवाली, तो देव मतलब तो भगवान ही होते हैं, देवता ही होते हैं। इसके अलावा छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है, जो कल आपका पूछा गया था। छठ पूजा में किस देवी देवता की पूजा होती है, तो भगवान सूर्य, दीनानाथ, दिनकर, दिवाकर की पूजा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा छठ पूजा बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, जो बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी मनाई जाती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए अब इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है कि जो हड़प्पन साइट है वो किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे कल पूछा गया था कि जो लोथल शहर है ये किस नदी के उपनदी पर स्थित है। देखिए लोथल शहर जो है ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन उपनदी पे पूछा गया था तो ये भोगवा जो है ये साबरमती के उपनदी है। तो राइट आंसर साबरमती करना था कल के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा, धोलावीरा सबसे पहले कहाँ पे है, तो ये गुजरात के अंदर है। हड़प्पा कालीन साइट है और ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। देखिए एग्जामिनर लूनी नदी से आपको एक और फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा नदी है जो गुजरात के कच्छ के रण जो है इसमें विलुप्त हो जाती है। तो ये है आपका लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, यानी समा जाती है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है नदी से कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत में कौन सी नदी है, तो माही नदी है। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महेंद्र सिंह धोनी को भी माही कहते हैं। इसके अलावा धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया था। साथ ही साथ ये हड़प्पन काल के यानी हड़प्पन साइट में प्रथम जो है धोलावीरा ही है जो यूनेस्को में शामिल हुआ। इससे पहले किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को में जगह नहीं दिया गया था भारत में, ठीक है। इसके अलावा जो आपका यूनेस्को है इसका मुख्यालय भी आ जाता है कई दफ़ा, तो ये पेरिस में है। और जो यूनेस्को है इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में हुई थी। इसके अलावा जो धोलावीरा के साथ साथ ही एक है आपका रंगप्पा मंदिर। ये रंगप्पा मंदिर तेलंगाना, इसको भी यूनेस्को में जगह दिया गया था, दोनों को साथ ही साथ। तो 39वें क्रमांक पे आए थे रमप्पा मंदिर और 40वें क्रमांक पे शामिल हुए थे यूनेस्को के अंदर धोलावीरा। ये भी क्वेश्चन आपके CRPF एग्जाम में पूछा गया कि धोलावीरा का क्या क्रमांक है यूनेस्को में शामिल होने का जो है भारत के तरफ से, तो 40वां स्थान बना था। इसके अलावा धोलावीरा से कुछ और प्रश्न जो आपको काम आएंगे। धोलावीरा में पुरातत्विक खनन से प्लेग्राउंड का नमूना मिला है, खेल का मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
हड़प्पा के कुछ अन्य नगर जो किस नदी पे स्थित है। जैसे हड़प्पा खुद एक नगर है जिसका खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा शहर की खोज किया गया था। ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता है इसी शहर के नाम पे बोल देते हैं, वैसे उसका ओरिजिनल नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है, इंडस वैली बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके अलावा जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये भोगवा किस नदी की सहायक नदी है, तो साबरमती नदी की सहायक नदी है। साबरमती से हम एक क्वेश्चन और बताए थे कि गांधी जी जो है दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही किया था। ठीक है, कब होती है दांडी मार्च की शुरुआत? 1930 में होती है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, इसके अलावा जो अगला हमारा शहर है ये है कालीबंगा। कालीबंगा शहर कहाँ है? सबसे पहले तो ये राजस्थान के अंदर है, और लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात के अंदर है, बता दिया है ना। इसके अलावा जो ये कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मोहनजोदारो जो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी नगर है ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे, और ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता में कौन से वो दो नगर है जहाँ पे बंदरगाह स्थित था? तो सुरकोतदा और लोथल, ये दोनों जगह बंदरगाह वाला नगर था। इसे पतन नगर भी कहते हैं। ठीक है, पतन मतलब डिमोशन नहीं, बंदरगाह से होता है ऐसे क्वेश्चन में। अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होती? कल आपका जो है बैक्टीरिया से पूछा गया था कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होती है। आज हमने प्रोटोजोआ से बताना है आपको। देखिए, प्रोटोजोआ से जो रोग होती है ये पायरिया होती है, कालाजार होती है, मलेरिया होती है, पेचिस होती है। पायरिया जो है ये मसूरों में लग जाती है जिसमें मुंह से गंदा स्मेल आती है। इसके अलावा कालाजार बीमारी आप जानते ही हैं, बहुत ही खतरनाक है। मलेरिया बीमारी भी जानते ही हैं, आम है। इसके अलावा पेचिस गांव घर में इसे सुलवाई बोलते हैं, जिसमें बार बार लेटिंग आता है और लेटिंग के रास्ते से खून की कुछ जो है मवाद टाइप से निकलता है और पेटों में दर्द रहती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है आपके प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, जिसमें से कालाजार किस प्रोटोजोआ से होता है और मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो कालाजार जो है ये लिसमेनिया डोनावानी नामक परजीवी या प्रोटोजोआ से होती है, और मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होती है। मलेरिया का वाहक जो है ये मादा एनीफिलीज मच्छर है, और मलेरिया का पता जो है रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। मलेरिया की दवाई जो है ये कुनैन है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूँ। इसके अलावा अगला जो है मैं अभी बताया, जो प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया और लिस्मेनिया डोनावानी से कालाजार, ये यही चीज़ है, तो इस पर टाइम खर्च नहीं करेंगे। बैक्टीरिया से जो होने वाली रोग है ये आपका हैजा है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है। इसके अलावा प्लेग है। प्लेग में अधिकांश हमें क्या लगता है कि प्लेग जो है ये महामारी का रूप ले लेता है, इंडिया में भी कई दफ़ा, खास करके पूर्वोत्तर भारत में जो है प्लेग की काफ़ी चर्च रही थी प्राचीन काल में। हालांकि अब जो है बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमें क्या आता है हमारे मन में कि ये वायरस से होती होगी क्योंकि ये महामारी का रूप लेता है। ऐसा नहीं है, प्लेग बीमारी जो है ये आपका बैक्टीरिया से ही होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि निमोनिया बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। फेफड़ा जो है लगभग ब्लॉक होने के कगार पे आ जाती है निमोनिया बीमारी में। ठीक है, खास करके छोटे बच्चे में निमोनिया काफ़ी खतरनाक होता है। इसके अलावा निमोनिया में मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है, बता दिया। वायरस से जो होने वाली रोग है ये आपका एड्स है। इसमें असंक्रामक तंत्र, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है शरीर में, ये लगभग समाप्त हो जाती है, और ये बीमारी जो है असुरक्षित यौन संबंध और रक्ताधान से होता है। इसका अभी तक कारगर इलाज नहीं खोजा गया है। सर्दी जुकाम जो होता है ये भी आपका जो है वायरस से होने वाली ही रोग है। इसी का तो अल्ट्रा जो रूप था कोरोना था। कोरोना क्या था? ये सर्दी जुकाम का ही मतलब हायर एचडी क्वालिटी था। इसके अलावा जो चिकन पॉक्स होता है ये भी आपका वायरस से ही होता है ना। चिकन पॉक्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया। बर्ड फ्लू होता है ना, बर्ड फ्लू मुर्गा वगैरह में आ जाता है बीमारी, इसको खाने से जो है बर्ड फ्लू हो जाती है, तो ये भी आपका वायरस से होती है। हेपेटाइटिस के कई कैडर है, ABC, ये भी आपका जो है वायरस से ही होती है। ये आपका यकृत का रोग है, लीवर का रोग है। इसके अलावा पोलियो बीमारी,
पोलियो जो तंत्रिका तंत्र पे जो है आघात करता है और जिस प्रकार से लोग पैरालाइज हो जाता है उसी प्रकार से पोलियो बीमारी जो है अंग को शून्य कर देता है, तो ये भी आपका वायरस से ही होता है। इसके अलावा यहाँ से 2 क्वेश्चन आती है कि आपका चेचक मैंने लिखना भूल गया, अच्छा चिकन पॉक्स लिखा है। चेचक के टीके का खोज कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। अब पोलियो के टीका का खोज कौन किया था? तो जोनास साल्क ने। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। एक बात और है पोलियो के टीका के बारे में, हालांकि कभी एग्जाम में नहीं आया, कि आजकल जो हम पोलियो का ओरल ड्रॉप लेते हैं ये इसके खोज करने का श्रेय जो है अल्बर्ट साविन को दिया जाता है, ठीक है। और जो इंजेक्शन वाला पोलियो का टीका होता था इसका खोज जोनास साल्क ने किया है। तो दोनों बात ध्यान आपको रखेंगे। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, चेरोवा महोत्सव किस राज्य का नववर्ष त्योहार है? देखिए नववर्ष त्योहार से जिनको एमटीएस देना है, अपना 2.5 नंबर या 2 नंबर फिक्स करना है, तो ये जो है नववर्ष वाला सभी स्टेट का जरूर याद करके जाएं। और मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है सभी स्टेट के नववर्ष को क्या कहते हैं। तो जो चेरेवा महोत्सव है ये मणिपुर में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर का अन्य त्यौहार जो है ये पुंग चेलाम भी है। इसके अलावा कचाई लेमन भी है, ये भी मणिपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा मणिपुरी डांस तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में क्या कहना, नाम से ही स्पष्ट है। इसके अलावा जिस प्रकार से यहाँ पे आपके पास फिर से लिस्ट है, नवग्रह, ये आपका जो है जम्मू कश्मीर आदि के इलाके में जो हिंदू धर्मावलंबी के लोग हैं ये नव वर्ष नवग्रह के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा बैसाखी जो है ये पंजाब और हरियाणा वगैरह के लोग जो हैं आपका बैसाखी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर के रूप में। चेरोवा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मणिपुर का है। बिहू आपका असम का है। गुड़ी पाड़वा आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र का है। इसी प्रकार से नीचे आ जाएंगे जो कल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, विशु आपका केरला में सेलिब्रेट किया जाता है एज ए न्यू ईयर। उगादी जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। पोतांदू जो है ये तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट की जाती है नव वर्ष के रूप में। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है कि 200 इंटरनेशनल वनडे मैच खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? देखिए महिला क्रिकेटर के जो रिकॉर्ड है अधिकांश रिकॉर्ड आपके मिताली राज के नाम ही है। तो 200 वनडे क्रिकेट खेलने वाली जो महिला बनी ये पहली बार, ये आपका मिताली राज ही बनी। हालांकि अब तो ये संन्यास ले ली है, ये रिकॉर्ड बदल जाएंगे कुछ दिनों के बाद, लेकिन फिलहाल तो यही रिकॉर्ड है। इसके अलावा 10,000 रन तक अंतर्राष्ट्रीय मैच में 10,000 रन बनाने वाली प्रथम महिला भी मिताली राज हैं, तो इसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा 6 विश्व कप खेलने का रिकॉर्ड भी मिताली राज के नाम ही है, तो ये क्वेश्चन भी आपके काम आ सकते हैं। इसके अलावा भारत के लिए 400 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है ये रोहित शर्मा के नाम है, तो ये बात भी ध्यान रखें, जो मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं वर्तमान में और सब दिन फ्लॉप होते जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे कम बॉल पे दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी ईशान किशन है। 126 बॉल पे 138 बॉल जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। सबसे कम उम्र के दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल हैं। इंडिया के 5 बैट्समैन ऐसे हैं जो दोहरा शतक लगाए हैं वनडे क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और उसके बाद ईशान किशन और शुभमन गिल। रोहित शर्मा का जो है वनडे क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट व्यक्तिगत स्कोर है 264 रन, जो अब तक किसी ने नहीं छुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट कहने का मतलब है टेस्ट, वनडे और T20 का जो फॉर्मेट होता है, इन तीनों फॉर्मेट में शतक तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय सुरेश रैना बने थे। ये भी अब संन्यास ले लिए हैं। सुरेश रैना की पुस्तक बिलीव है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाने वाला जो है ये लाला अमरनाथ है, जो आपके CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए आगे निकल जाना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सा था? जैसे कल पूछा गया था कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है किस नदी पर है, तो आंसर था सतलज नदी पे। तो भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना जो है ये 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, आज़ादी के बाद की बात है, 1948 में है। दामोदर घाटी जो परियोजना है ये बंगाल के साथ साथ झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इन दोनों ही राज्यों का संयुक्त जो है इक्विपमेंट है ना। इसके अलावा फरक्का बांध परियोजना जो है ये आपका गंगा नदी पर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। फरक्का बांध परियोजना नाम से ऐसा लगता है कि जैसे किसी उर्दू नाम है, तो गंगा नदी पे जनरली नहीं टिक करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये जरूरी समझा बताना। इसके अलावा हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये महानदी पर स्थित है ना। महानदी कहाँ पे है? तो ये आपका ओडिशा के से होकर बहती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की
प्रायद्वीपीय भारत की थर्ड लार्जेस्ट नदी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रथम सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पे जो है जायके बारी परियोजना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही साथ गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ये भी पूछा गया है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, दक्षिणी गंगा। ठीक है, ये सभी बात गोदावरी नदी के रिगार्ड में था। और महानदी जो है तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ थे? हाँ, यहाँ पे, हाँ, महानदी को समझा रहे थे। महानदी पे जो है आपका हीराकुंड बांध परियोजना है जो इंडिया के सबसे लंबी बांध परियोजना है। एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, लंबी अलग होती है, ऊंची अलग होती है ना, है ना। तो ये बात जो है लंबी बांध परियोजना कहेगा तो हीराकुंड हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पे है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको ऐसा है कि भागीरथी और भीलांगना, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पे, तो इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा क्योंकि सीजीएल में ये क्वेश्चन पे एक्शन हुआ एक बार और इसी को जो है एग्जामिनर ने वैध ठहराया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, दोनों के संगम पे बताता है, लेकिन भागीरथी भी ऑप्शन में है तो चल जाएगा। टिहरी बांध परियोजना जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट बांध परियोजना है, तो इसे भी ध्यान रखें, जो आपका उत्तराखंड राज्य में है। अच्छा, भागीरथी नदी से एक क्वेश्चन और याद आपको आना चाहिए कि भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाता है आपका कहाँ पर, देवप्रयाग के अंदर, तो यहीं से आपका गंगा का फॉर्मेशन हो जाता है जो इंडिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के होते कहाँ गिर जाती है, बांग्लादेश में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गंगा नदी तंत्र को आप थोड़ा सा समझ ले तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आती है। गंगा नदी को जो है सबसे पहले सहायक नदी के रूप में रामगंगा नदी मिलती है जो रामगंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहते हुए आती है। रामगंगा नेशनल पार्क को ही आप जिम कार्बेट कहते थे पहले, अब इसका नाम बदल गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। अच्छा, जिम कार्बेट से भी इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में है और ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क भी था। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण से जो है इलाहाबाद के समीप जो है यमुना नदी मिल जाता है, किसमें, गंगा में। ठीक है, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। इसके अलावा पटना के पहले आरा के पास जो है सोन नदी मिलती है, अजय नदी मिलती है, निरंजना या फल्गु नदी मिल जाती है दक्षिण के तरफ से। उत्तर के तरफ से गंगा में कोसी भी मिल जाती है, महानंदा भी मिल जाती है, सरयू भी मिल जाती है, गोमती भी मिल जाती है और आपका रामगंगा तो पहला बता ही दिए। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर से आके मिलती है, दक्षिण की ओर से आके मिलती है। तो ये बात जो मैंने कहा ये इसलिए बताया था। इसके अलावा जो फिर से पश्चिम, जिस प्रकार से दो धारा से गंगा मिल के बनी होती है उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा दो धारा में फिर बट जाती है। तो जो इंडिया में रह जाती है इसे हुगली कहते हैं और जो बांग्लादेश में चली जाती है इसे इस धारा को पद्मा कहा जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र की धारा की पानी जब इसी धारा में बांग्लादेश के अंदर मिल जाती है तो इसे संयुक्त जल धारा को मेघना कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भाखरा नांगल बांध परियोजना जो है ये सतलज नदी पे है, जो कल पूछा गया था यस्टरडे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना कौन सा है तो भाखरा नांगल परियोजना ही बताना। इसके अलावा सरदार सरोवर तथा ओमकारेश्वर बांध परियोजना, ये दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी से मैंने क्या कुछ बता रखा है, ये मैगाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से निकलती है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये उल्टा दिशा में बहती है, अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है ये नर्मदा ही है। ये परियोजना सरदार सरोवर ओमकारेश्वर ये भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, एंक्चुरी का निर्माण करती है। तो ये सभी बात आप नर्मदा नदी के धुआंधार जलप्रपात का आपने नाम सुना होगा जो जबलपुर के भेड़ा घाट में है, तो ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही स्थित है।
ठीक है। इसके अलावा अगला जो है हमारा रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन है। देखिए कल पूछा गया था आपसे, कल कौन सा किताब पूछा गया था, एक सेकेंड, ऋतु संहार पूछा गया था कल, है ना। ऋतु संहार पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। तो कालिदास की सभी पुस्तक मैंने यहाँ पे रख लिया है, साथ ही साथ कुछ अन्य राइटर के। इस बार के एग्जाम में देखा गया कि नवीन पुस्तक बहुत कम पूछे जा रहे हैं, जो प्राचीन पुस्तक हैं, जो न तो ज़्यादा पुराना हो न तो ज़्यादा नया हो, ऐसे किताब ही पूछे जा रहे हैं। तो रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास ही लिखे हैं, मेघदूत भी कालिदास ही लिखे हैं, कुमार संभव भी कालिदास ही लिखे हैं, ऋतु संहार भी कालिदास ही लिखे हैं। ये सभी कालिदास की अमूल्य कृति हैं, अमूल्य धरोहर हैं। इसके अलावा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, आप जानते ही हैं शेक्सपियर कौन थे। इसके अलावा गीत गोविंद के लेखक आपका जयदेव है। एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस वंश के शासन काल में फले फूले या रहते थे, ठीक है। तो ये जो है आपका सेन वंश के संस्थापक कौन है। सबसे पहले तो सामंत सेन, आप कहिएगा सर जी सामंत सेन है। सेन वंश के जो लक्ष्मण सेन एक शासक हुआ था, तो उसी के दरबार में रहते थे कौन, जयदेव साहब, जिन्होंने गीत गोविंद नामक किताब भी लिखे हैं। क्लियर। इसके अलावा अकबरनामा या फिर इसे ही आईने अकबरी कहा जाता है, भाषा की चेंजेस है और कुछ नहीं, आईने अकबरी, ठीक है। तो इनके लेखक जो है आपका अबुल फजल है। इसके अलावा किताब उल हिंद के, या भारत का किताब कह सकते हैं इसे, तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था, बहुत बड़े विद्वान थे। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है या फिर तोता, हिंद का तोता कहा जाता है। उर्दू थोड़ा मेरा है ना, समझ रहे हैं। तोता कहा जाता है आपका किसका, मतलब इंडिया का, अमीर खुसरो को, है ना। इसके अलावा शाहनामा के लेखक जो हैं ये आपका फिरदौसी हैं। जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष हैं। इसी नामा से आपका एक आ जाएगा बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर हैं। इसके अलावा हुमायूंनामा के लेखक आपका जो है गुलबदन बेगम है। और अकबरनामा आपने देखा ही था कि अकबर ही लिखे हैं, माफ कीजिएगा अबुल फजल लिखे हैं। इसके अलावा हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं, ये हर्ष के दरबारी कवि थे। इसके अलावा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों ही बुक हर्षवर्धन खुदे लिखे हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा, प्रसिद्ध नृत्यांगना स्मिता राजन का संबंध किस नृत्य से है। देखिए जो लुसेंट वगैरह में नृत्य का जो कैरेक्टर छपा है वहां से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, लेकिन मैंने ऐसा भी गेस किया है जैसे राहुल शर्मा किससे संबंधित है, आपको लुसेंट वगैरह किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन संतूर से संबंधित है आपका राहुल शर्मा। तो ये कहाँ से आता है, तो ये जो है दोस्तों, ये विकिपीडिया वगैरह अगर आप पढ़ने का मतलब इच्छुक रहते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन की जानकारी मिलती रहेगी समय समय पे। तो इसीलिए अपने आदत में विकिपीडिया वगैरह पढ़ने का जो है आदत डालिए, खाली समय का इस्तेमाल कीजिएगा इस रूप में, है ना। तो जो स्मिता राजन है ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है, मोहिनी अट्टम से। ये जो स्मिता राजन है ये कौन है, तो आप कल्याणी अम्मा का नाम सुने होंगे, जो कल्याण कुट्टी अम्मा, ये भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो इन्हीं के वंशज है, ये पोती है इनके, ठीक है। तो ये भी जो है आपका मोहिनी अट्टम ही करती है स्मिता राजन। जिस प्रकार से आपने मृणालिनी साराभाई, विक्रम साराभाई की पुत्री थी ना, तो पूछा जाता है ना कि मृणालिनी साराभाई जो है ये किसकी पुत्री थी कि जो है आपका नृत्य करती है, तो विक्रम साराभाई के, है ना। इनकी जो आपका विक्रम साराभाई जो है आप किससे जुड़े हुए थे, तो टेक्निकल फील्ड से हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जो मिसाइल वगैरह कार्यक्रम है उनसे जुड़े रहे थे विक्रम साराभाई, है ना। इसके अलावा मोहिनी अट्टम के अन्य प्रसिद्ध कलाकार जो हैं ये आपका कल्याण कुट्टी अम्मा है, बता दिए। मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें भगवान विष्णु की जो है आराधना की जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। झावेरी बहने मणिपुरी से है, रेड्डी परिवार कुचिपुड़ी से है। और मैंने कहा था कि याद रखने के लिए महाराज सरनेम जनरली जो है कथक से संबंधित होते हैं। याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो रेड्डी फैमिली को कुचिपुड़ी से जोड़िए, झावेरी बहने को जो है या फिर सिंह सरनेम को जो है मणिपुरी से जोड़िए, महाराज सरनेम को जो है कथक से जोड़ सकते हैं, अगर आपको दो एक ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना है तो। इसके अलावा
कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए कंदरिया महादेव का मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में ही बनाया गया है। जो खजुराहो के मंदिर, क्योंकि खजुराहो एक मंदिर नहीं है, एक मंदिरों का समूह है, तो इसमें सबसे बड़ा मंदिर जो है कंदरिया महादेव का ही मंदिर है। ठीक है, महादेव से स्पष्ट है भगवान शिव के मंदिर होंगे। खजुराहो के मंदिर को चंदेल वंश के शासक ने बनाया था। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यशो बर्मन है, थसो बर्मन हो गया, एक सेकेंड, एक बार पूछा गया था कि जो यशो बर्मन है, यशो बर्मन, ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? तो आप बताएंगे जी चंदेल शासक थे यशो बर्मन। ठीक है, इसके अलावा सांची का अच्छा यहाँ पे हम यशो बर्मन, अच्छा खजुराहो का मंदिर कहाँ है ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर भी मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों ने ही बनवाया था। सांची का स्तूप जो है ये भी मध्य प्रदेश में है, राजा अशोक मौर्य वंश से थे तो इन्होंने ही बनाया था। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, कलिंग युद्ध के लिए जाना जाता है, और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में जो है अशोक के समय ही हुआ था। ठीक है, अशोक जो है धम्म को अपनाने वाला जो है बौद्ध मतलब मौर्य सम्राट बने थे, यानी बुद्ध धर्म को अपनाने वाला, उपगुप्त से दीक्षा ली थी। तो ये सभी बातों को ध्यान रख लेंगे अशोक के बारे में। इसके अलावा धामेक स्तूप कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बनारस में है धामेक स्तूप, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। धामेक स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित जो है स्थल है। इसके अलावा लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका भुवनेश्वर में है। किस देवी देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को ययाति केसरी ने बनवाया था, लिंगराज मंदिर को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर कौन बनवाए थे? राजा नरसिंह देव बनवाए थे। कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के तंजौर में है। कौन बनवाया था? चोल शासक कौन? राजराज प्रथम। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम, जो चोल शासक थे। इसके अलावा चोल शासक के संस्थापक विजयालय हैं, राजधानी इनके तंजौर थे। ठीक है, तंजौर को कहीं कहीं तंजावुर भी लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों का शैली अधिकांश जो होता है ये द्रविड़ शैली में बनी होती है, और उत्तर भारत के अधिकांश जो मंदिर हैं ये नागर शैली में बनी होती है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो गोपुरम होती है ये दक्षिण भारत के मंदिर की विशेषता होती है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस नेशनल पार्क को 2014 में है ना यूनेस्को में शामिल किया गया था, और उसी साल शायद रानी की जो बौव है उसको भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजन है मुझे कि रानी की बौव भी उसी साल किया गया था कि हाँ उसी साल किया गया था जी, है ना, 2014 में ही किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में कुछ अन्य नेशनल पार्क वगैरह हैं, जैसे पिन वैली नेशनल पार्क है, इंद्रकिला नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है, अटल सुरंग है, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो आपका नाटी डांस है ये भी आपका जो है हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में आप लोसार उत्सव भी मना सकते हैं। लोसार उत्सव किस कैलेंडर के अनुसार होता है? तो तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य नेशनल पार्क, जैसे बादीपुर नेशनल पार्क जो कल पूछा गया था, ये कर्नाटक में है। बनरघट्टा नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों गुजरात में स्थित है। मानस, काजीरंगा, डिब्रू सखेवा, नमेरी, पाबीतोड़ा भी है एक, पाबीतोड़ा, ये भी कहाँ पे है? ये सभी के सभी असम के अंदर स्थित नेशनल पार्क है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है ये कौन सा है? हेमिस है। कौन सा है? हेमिस है, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये नागा अर्जुन है, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश श्रीशैलम के अंदर स्थित है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे तो क्रुगर नेशनल पार्क है, जो आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न करेंट सेक्शन से है, फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल के विजेता कौन है? कल पूछा गया था फ्रेंच ओपन से क्वेश्चन। देखिए फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल के विजेता एगा स्वीटेक हैं, जो पोलैंड के रहने वाली हैं। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल हैं, जो स्पेन के रहने वाले हैं। सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ओपन सर्वाधिक नई है। आपसे ये क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म में पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएसए ओपन
और ऑस्ट्रेलिया ओपन, इन सभी में सबसे नवीन कौन सा है? तो सबसे नवीन जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1905 ईस्वी में हुई थी। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं और यहाँ पे आपको बताया था कि देखिए 3 तो देश के नाम पे है। फ्रेंच से स्पष्ट है कि फ्रांस है, यूएसए से स्पष्ट है कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया तो नाम ही है ऑस्ट्रेलिया ओपन, लेकिन विंबलडन में कोई देश का नाम छुपा हुआ नहीं है। तो ये किस देश में आयोजित कराए जाते हैं? तो आप कहोगे इंग्लैंड के अंदर कराए जाते हैं। मतलब ये जो है, जैसे आप फ्रेंच, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जानते हैं, वैसे विंबलडन जो है ये होस्ट कंट्री जो होता है इंग्लैंड होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इससे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, फ्रेंच ओपन है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन, इन चारों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो फ्रेंच ओपन है वो किस कोर्ट में खेले जाते हैं? तो आप कहोगे कि क्ले कोर्ट में खेला जाता है, इसे रोनाल्ड गैरोस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, याद आ गया, बता दिया। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और यूएसए ओपन है ये आपका हार्ड कोर्ट में खेले जाने वाली टेनिस की जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, और विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट में खेले जाने वाली विंबलडन टूर्नामेंट है। ठीक है, अब स्टैटिक्स फॉर्म में कुछ और, पहले तो करंट सेक्शन से देख ले। फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता जो है राफेल नडाल हैं, स्पेन के हैं। महिला में मेगा स्विटेक हो गई। सभी ग्रैंड स्लैम ये तो बता ही दिए। विंबलडन 2022 पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच हैं, विंबलडन है ना। इसके अलावा विंबलडन 2022 महिला एकल के विजेता एलिना रिबाकाना है। ठीक है, तो इन दोनों का भी ध्यान रखें। फ्रेंच पूछ दिया गया, अमेरिका पहले पूछा गया था, तो अब विंबलडन की बारी हो सकती है, वीवीआई करके रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपको ये ज्ञात ना हो कि भाई इसका क्रम कैसा है, तो साल के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होती है, फिर आपका विंबलडन होती है, और सबसे लास्ट में यूएसए ओपन होती है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अभी जैसे आपका मई चल रहा है, तो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन संपन्न हो गया होगा, अब फ्रेंच ओपन होने को होगा। ठीक है, ये दूसरी तिमाही में होती है। इसके अलावा अच्छा, विंबलडन हो गया। अमेरिकी ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कारेज है, ये तो धूम मचा दिया था सीएचएसएल में, और महिला ओपन में एक एगा स्विटेक ही है। ठीक है, दो पोलैंड की हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पुरुषों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अब तक कौन जीता है? तो आपका आंसर होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है ये 22 टाइम जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। इसके अलावा महिलाओं में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है जीतने का रिकॉर्ड मार्गेट कोर्ट के नाम है, इसके बाद सेरेना विलियम का स्थान आता है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, सेरेना विलियम ही नहीं मार दीजिएगा। महिलाओं में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने की बात करेगी तो मार्गेट कोर्ट को मारना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कल ही किसी शिफ्ट में पूछा गया था, नहीं परसों पूछा गया था, कि व्यक्तिगत रूप से एक ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड किसने जीता है? तो माइकल फेल्प्स जीता है। कौन? माइकल फेल्प्स जीता है। ये तैराक हैं अमेरिका के। ठीक है, इन्होंने जो है सर्वाधिक गोल्ड व्यक्तिगत रूप से जीता, और इंडिया में 2 ही आदमी व्यक्तिगत रूप से जीता, एक तो अभिनव बिंद्रा जो प्रथम व्यक्ति बने, और दूसरा नीरज चोपड़ा, और 8 गोल्ड तो हॉकी में आए हैं, टोटल 10 ही गोल्ड आए हैं ओलंपिक के अंदर भारत को, है ना। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का आधिकारिक भाषा क्या है? कल पूछा गया था बांग्लादेश का। ठीक है, तो बर्मी भाषा जो है ये आधिकारिक भाषा है म्यांमार का, पहले इसका नाम भी बर्मा होता था, तो इससे भी स्पष्ट है। इसके अलावा बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा जो है बंगाली है, या फिर बांग्ला कहिए। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है, भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है, श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिंहली है, और सेकेंड तमिल है। ठीक है, तमिल भाषा भी बोली जाती है आपका श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा गालो भाषा इंडिया में बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है हिंदी है, दूसरा स्थान आपका बंगाली का है, और तीसरा स्थान आपका मराठी का है, जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी के बाद चीनी है, और चीनी भाषा को मंदारिन भी कहा जाता है। क्या? मंदारिन भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेज है चीनी, माफ कीजिएगा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है, और दूसरा स्थान है चीनी का। ठीक है, इसी पर फॉर्म में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? तो ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग किस देश में हैं? तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया के अंदर, और दूसरा स्थान है पाकिस्तान का, और तीसरा स्थान है इंडिया का। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में क्षार धातु को किस समूह में रखा गया है? क्षार मतलब जी अल्कलाइन मेटर, अल्कलाइन जो होता है ना, क्षार और अम्ल से कैसे आप अंतर विभेद करते हैं? तो पीएच से करते हैं। मान लीजिए ये जो बिंदु मैंने डाला ये 7 है, 7 से जो कम होगा ना वो एसिटिक होता है, अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो अल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो क्षारीय और अम्लीय कैसे होता है? अगर 7 हो गया तो आप कहोगे सर न्यूट्रल हो जाता है, जैसे शुद्ध जल न्यूट्रल होता है। ठीक है,
है ना। और ये जो पीएच स्केल पैमाने का पता लगाया था ये सोरेनसन महोदय लगाया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जो याद आता जाएगा बताता ही जाऊंगा, आपके हित के लिए ही है सारे। तो जो अल्कलाइन होते हैं, जो क्षारीय धातु होते हैं, उसको आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में जो है जगह दिया गया है। देखिए इस प्रकार से 18 समूह है आधुनिक आवर्त सारणी में और 7 गो आवर्त है। तो रो को आवर्त कहते हैं और जो कॉलम है वो आपका वर्ग है या समूह है, ठीक है। जो 18 है और आवर्त जो है 7 है, 18 है समूह और 7 है आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में। तो किस समूह में जो है अल्कलाइन धातु को जगह दिया गया है, तो समूह 1 में दिया गया है। इसका अपवाद हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में जो आपका क्षारीय पृथ्वी धातु को किस समूह में रखा गया है, तो आप कहेंगे 2 नंबर पे रखा गया है, अल्कलाइन अर्थ मेटर, है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल कह सकते हैं या नन मेटल मेटल ही कह सकते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय पृथ्वी धातु को समूह 2 में रखा गया है, सीधा क्षारीय धातु को समूह 1 में रखा गया है। कुछ अन्य जो पूछा जाता है, जैसे समूह 18 में नोबेल गैस को रखा गया है। नोबेल गैस का मतलब होता है इनर्ट गैस, है ना, या फिर इसे ही अक्रिय गैस कहते हैं, जो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा समूह 17 में हैलोजन ग्रुप को रखा गया है, जो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो है, ये समूह 17 में है। समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के तत्वों को संक्रमणीय धातु कहते हैं, जो ज्यादा मतलब मेटेलिक गुण रखता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो है ये सभी मेटेलिक गुण रखने वाला धातु है, इसे संक्रमणीय धातु कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि समूह 1 में जो क्षारीय धातु है यहाँ से यहाँ तक है, इस कौन कौन सा हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, फ्रांसियम। इस प्रकार से जो है ये अल्कलाइन मेटल है जो समूह 1 में है। समूह 2 में हमने अर्थ पृथ्वी मेटल की बात करा, पृथ्वी क्षारीय धातु, ये आपका यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह है, तो ये आपका समूह 2 में है। समूह 18 में हमने अभी बात करा अक्रिय गैस है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन है। इसके अलावा जो आपका ये समूह 17 है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्या क्या है, जो हाइलोजन ग्रुप है, इस प्रकार से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और आवर्त सारणी के नीचे में जो 2 गो अलग से दिखता रहता है, ये एक तो लेंथेनाइड है और एक तो एक्टियोनाइड है, ठीक है। तो लेंथेनाइड जो है ये 57 से 71 तक के तत्व को लेंथेनाइड कहते हैं, और नीचे वाले जो आप देख रहे हैं ये एक्टोनाइड है। लेंथेनाइड और एक्टोनाइड दोनों में 14 तत्व होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और ये चीज बता ही दिए थे, 118 ज्ञात तत्व हैं और परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया जाता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रख लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पर मिल जाएगी।